नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी क्यों धमका रही है? भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप पर आरोप क्यों लगा रही है? और चुनाव आयोग से ये क्यों कह रही है कि वो आग लगाने की कोशिश ना करे, आग से खेलने की कोशिश ना करे? क्या मतलब है इन सब बातों का? और ये किन संदर्भों में बात कही जा रही है, ये जरा समझने की जरूरत है। बिहार में एसआईआर कंप्लीट हो गया है, फाइनल मतदाता सूची आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर फटकार लगाई जा चुकी है। एडीआर की एक याचिका और उसमें एक फेक हलफनामा, उसको लेकर के राहुल गांधी चुप्पी साध गए हैं, वोट चोरी पर भी, एसआईआर पर भी। और ममता बनर्जी को लगता है कि अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो जिनको वो एड्रेस करना चाहती है, अपने मतदाता वर्ग को, उनमें शायद गलत संदेश जाएगा। बंगाल में ये सबसे बड़ी समस्या है, अवैध घुसपैठियों की भी, फेक मतदाताओं की भी, और ऐसे तमाम चेहरे मतदाता के रूप में रहने या रखने और उनके बल पर सरकारें बनाने का, जो एक्चुअल में या तो इस दुनिया में नहीं है, या घुसपैठिए हैं, या बंगाल में जिनके 2 जगह मतदाता कार्ड बने हुए। और मैं तो कहता हूं कि बंगाल से बिहार से पहले अगर बंगाल में कराया गया होता तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था। बिहार में एक टेस्ट केस था, वो सफल रहा, राजनीति वहां भी हुई, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन अब बंगाल, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है हर लिहाज से, और ममता बनर्जी को लगता है कि 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर बहुत बड़ी संख्या में मतदाता निकल गए, और वो फेक ही निकलेंगे जाहिर है, तो उनकी सत्ता डोल सकती है। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर जी, और साथ में जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। आप जी दोनों का बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। आपने एक वीडियो भी सुबह किया था इस पर। अमित शाह ने ये कहा था कि घुसपैठिए बच नहीं सकते हैं, हम घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको बाहर निकालेंगे। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी रिएक्ट करने में तो सबसे आगे रहती हैं, तेज रहती हैं, लेकिन जो कुछ वो कर रही हैं, जिस तरह की चुनौती दे रही हैं, जिस तरह से अदालत से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को क्लीन चिट मिल चुकी है, और अब फाइनल सूची आ चुकी है बिहार की, वहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, पहले चरण के नॉमिनेशन शुरू हो चुके। ममता बनर्जी घबराई हुई हैं क्या? देखिए, ममता जो अब तक का घटनाक्रम है, और जिस तरीके से अभी जुलाई से लेके कल 7 अगस्त तक जो जो जो, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उससे तो ये साफ लगता है कि अब जो है कोई राहत नहीं मिलने वाली है ममता बनर्जी को। मैं यहाँ केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ, 1996-97 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्मर डायरेक्टर टीवी राजेश्वर, जो यूपी के भी गवर्नर रह चुके हैं, वो गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के। उन्होंने उस समय कई हजार वर्ड में 3 पार्ट में एक आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में कि इन्फिल्ट्रेशन की समस्या कितनी भयानक है पश्चिम बंगाल में। वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है, करीब हो गया है उसको 29-30 साल का। तो ये और ये मामला भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं उठा रही है, मैं इस मामले को 80 के दशक से सुन रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि लोगों को याद होगा कि 1977 में पहली बार आसाम में आसाम गण परिषद ने आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन किया था, और वहां पे कई साल तक चुनाव नहीं हो पाया था। 1980 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी,
और वहां पे जो है उन्होंने जबरदस्ती चुनाव कराया और वहां पे 100 वोट 500 वोट पाकर के लोग विधायक बन गए। और उस समय आसाम में एक नेल्ली मासेकर हुआ था, 15,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, वो सारे बांग्लादेशी मुसलमान थे। और ये सारा जो जो हत्याकांड है कांग्रेस की देखरेख में हुआ था। और उस समय अनवरा तैमूर को इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती वहां का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनकी सरकार 1 महीने भी नहीं चल पाई और उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो घुसपैठ की समस्या कोई बीजेपी ने उठाई है, ये बात सिरे से गलत है। आसाम में आजादी के बाद से समस्या चल रही है। और बांग्लादेश से आने वाली जो शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी, जो त्रिपुरा है वो एक जनजाति इलाका था। आज त्रिपुरा में जो ट्राइबल आबादी है वो वहां माइनॉरिटी में बदल चुकी है। और जो बंगाली हिंदू शरणार्थी हैं उनका वहां बहुमत हो गया है। तो डेमोग्राफी खाली मुसलमानों ने बदली, हिंदुओं ने भी बदली है आसाम के इलाके में। और ये त्रिपुरा 47 में आसाम का ही हिस्सा था, बाद में इसको काट के अलग राज्य बनाया गया। तो बंगाल में भी इसका सर्वाधिक असर पड़ा है। और हिंदू शरणार्थियों का आना हाल तक जारी था। मुसलमान शरणार्थी तो योजनाबद्ध तरीके से जो है घुसता है, लेकिन हिंदू शरणार्थी तो मजबूरी में आता है। और आज से 10 साल पहले तक कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि बीजेपी सांप्रदायिक है, ये हिंदू और मुस्लिम शरणार्थियों में भेद करती है। भेद है इसलिए करती है। मुस्लिम शरणार्थी तो यहाँ पे इसलिए आता है कि उसको रोजगार चाहिए, वहां वो भूखा मर रहा है। हिंदू मजबूरी में आता है, लुट पिट के आता है, अपनी संपत्ति, अपना परिवार का या अपने परिवार की महिला को गंवा के आता है। तो ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। और ममता बनर्जी को ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार संवैधानिक रास्ते से इस मामले को हैंडल करेगी और सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के बाद करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट इलेक्शन कमीशन को मिल चुका है। और कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में टिप्पणी की है, वो पूरे इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पक्ष में की है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवर्स निर्णय नहीं आने वाला है। और ये इस बात से भी स्पष्ट है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके बावजूद जून से लेकर के अक्टूबर तक, ये 30 सितंबर तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कार्रवाई बिहार में जारी रही। और पहले इंटरिम रोल पब्लिश हुआ, फिर फाइनल रोल पब्लिश हो गया, फिर 9 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने बिहार की विधानसभा का चुनाव का संपूर्ण कार्यक्रम घोषित कर दिया। 6 नवंबर 11 नवंबर को पोलिंग, 14 नवंबर को काउंटिंग के बाद उसी शाम को परिणाम। यानी सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त था, इसीलिए आयोग ने सारे निर्णय लिए। तो अब बिहार में सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को करने के बाद चुनाव आयोग के सामने किसी तरह की कोई संवैधानिक, विधिक या राजनीतिक बाधा नहीं है। और ममता बनर्जी जो ये बोल रही हैं, ये केवल उनके अंदर की असुरक्षा की भावना है, वो डरी हुई हैं। और ये एक आकलन है कि बंगाल में कम से कम 3 करोड़ फर्जी मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने जब पहले लिस्ट पब्लिश की बिहार में तो 17 लाख थे, और बाद में वो घट के 46 लाख रह गया है। और बिहार और बंगाल में ये संख्या किसी भी हालत में करोड़ों में जा रही है। और ये भी बंगाल में आता रहा है खबरों में। वीरेन जी थोड़ा समझने की जरूरत है उसको। बिहार में बढ़कर के हो गई है 69 लाख। ये जो आंकड़ा आया है ना, ये इसलिए आया है कि 21 लाख नए जुड़े हैं। जी तो एक बार जरा धीरेन जी के पास चलते हैं। जी बिल्कुल। धीरेन जी, ये ममता बनर्जी ये क्यों कह रही है कि SIR के बहाने NRC लागू की जा रही है? वो ये क्यों कह रही है कि आग से मत खेलो? क्या डराने की कोशिश कर रही हैं? दरअसल अगर हम लोग गौर करते हैं ममता बनर्जी की राजनीति को, तो ममता बनर्जी की राजनीति जब से वो कांग्रेस में थी तब से ले लीजिए, सड़क पे लड़ने की आदत है, हर तरफ लड़ने की आदत है। और जब सामने वाला अगर कहीं कोई हिचकता भी दिखता है तो फिर वो और अटैक करती है, ऑफेंसिव होती है, ये सब है।
लगातार उनको ये लग रहा है कि 2021 के चुनाव के बाद जिस तरह से उनके लोगों ने बीजेपी के लोगों पर मतलब जिन्होंने वोट किया बीजेपी को, उनके साथ रेप, कत्ल, हत्याएं किस तरह से वो सब लोगों ने, मीडिया पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से वो लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे लेकिन उनको मारा। उसके बाद से वो पूरा नृशंस तरीके से शासन कर रही हैं। अब ये जो एनआरसी का मुद्दा उठा रही हैं, चूंकि एनआरसी के मसले पर इस सरकार को झुकना थोड़ा पड़ा था। कुछ मसला ऐसा था कि उनको लगता है कि वो उस पूरे मसले को आज भी उठा के उन लोगों को उसी तरह से वो कर सकती है, मतलब सड़क पर ला सकती है। दूसरा कारण ये है कि जो एक बहुत बड़ा, दरअसल अमित शाह किसी भी तरह की चुनौती को छोड़ते नहीं है। अमित शाह को याद रहता है, और जो लोगों को मैं हमेशा ये देखता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, उनको उससे निपटना है, लेकिन ऐसे वक्त में अमित शाह ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीके से तैयार है। क्योंकि जो एसआईआर का वो गए थे, जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ गए थे रोजे बख्शवाने और नमाज गले पड़ गई, वो वाली हालत तब हो गई जब एसआईआर के खिलाफ योगेंद्र यादव की सदारत में ये तमाम मूढ़मतियों की तरह वहां पहुंच गए थे कि एसआईआर रुकना चाहिए। और वो जो धीमे बोल बोल के जिस तरह योगेंद्र यादव, जो आज तक पंचायत के चुनाव में भी मुझे लगता है जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड बना सकता है, वो जो इस देश में सरकारें बनाता है अपने आंकड़ों से, तो वो मुझे कई बार लगता है कि उसके चक्कर में जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोला वही बीजेपी चाह रही थी। जब उसने कहा कि ये पूरे देश में होना चाहिए, तो कल एक बहुत सारे लोगों को नहीं हुई, जो मैं आपको बता दूं सर, कि एक क्लैरिटी ये थी कि शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर क्या है। ये लेकर बार बार कंफ्यूजन होता था कि आप इनको हिंदुओं को ये कर रहे। अमित शाह ने बहुत क्लियर कट साफ किया है, जो मैं हैरान हूं कि इतनी क्लैरिटी के साथ वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस देश पर पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके हिंदू का उतना ही अधिकार है जितना भारतवासी का है, क्योंकि वो शरणार्थी है, क्योंकि वो इस देश की सरकारों ने उसके साथ धोखा किया था। दूसरा, घुसपैठिया वो है जो यहां आर्थिक संसाधनों की तलाश में आता है या दूसरे किसी कारण से आता है, उसके पीछे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। तो ये क्लैरिटी, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों में सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि राजस्थान और गुजरात दोनों बॉर्डर स्टेट है, दोनों पाकिस्तान के साथ लगते हैं, लेकिन जो घुसपैठियों की संख्या बंगाल में बढ़ी है वो वहां नहीं है। जो 29% 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिम आबादी का जिस तरह का आसाम में हुआ, वो वहां नहीं है। और सरकार पर जो सीधा हमला बोला, जिसके लिए ममता बनर्जी आज ये जो बयान है पूंछ पर पैर रखने वाला, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जो हम एक भी घुसपैठिए को वोट नहीं करने देंगे, हम ये नहीं कहेंगे इस देश का पीएम और सीएम घुसपैठिए चुने। इसीलिए एसआईआर का शुद्धिकरण, मतदाताओं सूची का शुद्धिकरण आजादी के समय से ही हो रहा, जब से मतदान में किया जा रहा है। इस बार विपक्ष नाच के जो उतरा है, इसके पीछे कोई और कारण है। तो लिहाजा ये बात साफ हो गई कि किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी की धांधली, उन्होंने कारण साफ बताया। उन्होंने कहा आज तक एक भी पटवारी ने शिकायत क्यों नहीं की। बीएसएफ पे जो आरोप लगाते हैं, खासतौर से आपने देखा होगा, ओवैसी कहता है बॉर्डर पे तो वो है सरकार है, ये भी बोलती है खुद ममता बनर्जी का कम से कम 50 बार इस तरह के बयान है जिसमें वो बीएसएफ को कोसती रहती है, ये सब है। उसी सवाल का जवाब उनके जहन में था। उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीज हैं, लेकिन ये बताइए वो घुसपैठिया जो बॉर्डर्स पे जो इतना ज्यादा बॉर्डर्स पर जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से अगर वो किसी तरह से निकल के भी आया तो जाता कहां है? गांव में ही जाएगा ना। तो गांव का कोई भी आधिकारिक सिस्टम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि संदेश खाली से लेके सब जगह तक दरअसल घुसपैठिया जैसे ही घुसता है उससे एक कसम खिला ली जाती है, वो है कि टीएमसी जिंदाबाद, टीएमसी के लिए वोट। क्योंकि उन्होंने कहा, अमित शाह ने साफ कहा, क्योंकि डीसी के दफ्तर में, डीएम के दफ्तर में उसके आधार बन रहे होते हैं। तो ये सब चीजें क्लैरिटी है, उनको मालूम है कि इस बार एसआईआर है वो बहुत मजबूती के साथ होगा। और एसआईआर को चूंकि सुप्रीम कोर्ट की इम्यूनिटी हासिल है, उसका कवर हासिल है,
इसीलिए आप एनआरसी का नाम लेकर उतार सकते हैं सड़क पे। आप एसआईआर का सवाल लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगा कि ये 355 356 के लिए जो सबसे जरूरी स्टेट है, वो सरकार से कहेगा, केंद्र सरकार से, कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। तो इसीलिए ममता बनर्जी खुद ऐसी जगह से बचने के लिए एनआरसी का नाम ले रही हैं, और कोई बड़ा कारण नहीं। धीरेन्द्र जी, एक सवाल आपसे और, चूंकि आप पश्चिम बंगाल के लगातार टूर करते रहे, आपने कई चुनाव कवर किए हैं, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे आयामों से आप परिचित हैं, और जो मूलभूत अंतर वहाँ राजनीति में आ गया है, जिस तरह का तुष्टीकरण और घुसपैठियों के बल पर, फेक मतदाताओं के बल पर सरकारें बनती रही और दूसरी पार्टियां विफल होती रही, उससे भी आप परिचित हैं। बिहार में जो शोर मचा रहे थे कि असली मतदाताओं को हटा रहे हैं, फेक जोड़े जा रहे हैं, वो तो सबूत पेश नहीं कर पाए। उनको पर्याप्त मौका दिया गया था, पर्याप्त समय दिया गया था। वो तो 15 मतदाता भी पकड़ करके नहीं ला पाए ऐसे, जिनके गलत तरीके से नाम काटे गए हों या जिनके गलत तरीके से नाम जोड़े गए हों। तो अब चूंकि पश्चिम बंगाल में ये जानकारी मिल रही है कि 1.5 से 2 करोड़ फेक मतदाता हो सकते हैं, या इनमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो क्या ममता बनर्जी इसीलिए बिलबिला रही हैं? उनको लगता है कि वो शोर मचा सकती हैं, लोगों को उकसा सकती हैं, सड़कों पर उतार सकती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को रोक नहीं पाएंगी? देखिए, जो अगर हम लोग ये गौर करते हैं कि चुनाव में भले ही सीट कम दिखी हो हमको 2024 के चुनाव में लोकसभा में, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं था। बीजेपी कोई बहुत बड़े कमजोर फ्रंट पे नहीं खड़ी हुई थी। सीट भले ही हमको दिख रहा हो, लेकिन अगर हम ये देखेंगे, डेटा को एनालाइज करते हैं, तो वो ये बताता है कि बीजेपी 2019 की ताकत के साथ 2024 में है। विधानसभा में जरूर आपको उनको जो आपने देखा उनको 46% या 38% पे रुकते हैं, वो जो अंतर था वो आपको वहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी ये जानती है, और मुझे लगता है अच्छे से जानती है, कि उनकी ताकत का आधार मुर्शिदाबाद और मालदा या इस तरह के जो मुस्लिम बाहुल इलाके, खासतौर से जो कालियाचक और ये तमाम जगह जहां कई बार हिंदुस्तान के जो सरकार के साइन है उन्हीं को आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, वहां दंगे में पुलिस की चौकियां फूकी जा सकती है, सब किया जा सकता है। वहां की ताकत का आधार वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो ये बात करते हैं, जो मुस्लिम मतों का एक तरफा ध्रुवीकरण है, वो इसका मतलब है। लेकिन इसका अर्थ ये भी कहता है कि वो ये जानती हैं पिछले 5 सालों में भले ही लोगों को डराने में उन्होंने कामयाबी हासिल की हो, लेकिन साथ ही साथ एक डर ये भी है कि ये लोग इकट्ठे ना हो जाएं, कहीं ये लोग इकट्ठे ना हो जाएं, क्योंकि जिस बंगाल की शेरनी की बात की जाती है, उसको उसी के होम ग्राउंड में, नंदीग्राम में, वहां शुभेंदु ने बांध दिया था, हरा दिया पूरी तरह से। आप भले ही सरकार बना लिए हैं, आपको वहीं उसी लेफ्टिनेंट ने बीजेपी के झंडे के साथ आपको हराया है। तो ये बात निकलती नहीं है, आप अपनी हार को भूलते नहीं है, और उनको ये मालूम है कि अगर कोई पार्टी अब हरा सकती है तो वो बीजेपी है, और बीजेपी के लिए एक के बाद एक चीजें बेहतर होती जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर से लेके तमाम चीजें लोगों को ये यकीन तो दिला रही हैं कि ताकत तो है, राष्ट्रवाद तो है, हिंदुओं को बचाना तो है। और धीरे धीरे जब ये सब हुआ कि नाम शूद्रा से लेके तमाम जिन लोगों पे अत्याचार हुए, ये पता चला जो भद्र लोग है, जो अपर कास्ट है, वो कंटिन्यू सरकार का बिगुल बजाता रहा है, उनकी दलाली को आगे लेके जाता रहा। और जो पत्रकार दिल्ली में बैठ के, यहाँ आपने देखा होगा प्रेस क्लब में बैठ के, जिनको आजादी की चिंता होती है, जो ये इस देश में डेमोक्रेसी मर रही है, वो 1967 से लेके आज तक उनके मुंह में तेजाब पड़ा रहा, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो कोलकाता में बैठ के ममता बनर्जी, उससे पहले वो सरकारें, वामपंथी सरकारें, और उन सब के लिए उससे पहले वो 1084 की मां लिखने वाली, वो कभी नहीं लिख पाए कि किसी कम्युनिस्टों ने जिस नृशंसता के साथ महिलाओं के अधिकार रहे हो, या हिंदू मताधिकार रहे हो, या तमाम चीजों का
उन्मूलन किया, जिस तरह से उनको नष्ट किया है, उसका जवाब आपको पंजाब में, वहां बंगाल में नहीं मिलता है। तो ममता बनर्जी ये जानती है कि ये गुस्सा कभी भी बदल सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी 30% मुस्लिम वोट से तो खुश है। उसको मालूम है कि ये 30% की मैं हूं, लेकिन उसको ये मालूम भी है कि अगर 70% एक तरफ हो गया, अगर 70% एक तरफ हो गया, तो 70 में से 60 हो गया, तो ये डर तो हमेशा रहेगा ओंकार सर। इसीलिए वो पहले से ज्यादा एग्रेशन शो करेगी, वो सड़क पर उतारेंगी और वो उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगी जिसमें वो पिछली बार अमित शाह और मोदी को ले गई हैं, उस स्ट्रेंथ तक जाएगा। तो मुझे लगता है हिंसा की और तमाम चीजों की ये चुनाव और हिंसक हो सकता है, मैं ये मानता हूं। यानी इसका मतलब ये है धीरेन्द्र जी कि वो तो खुद ही राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित कर रही हैं एक तरीके से। वीरेंद्र जी, एक बात और जोड़ दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये चुनाव आयोग से कहा है कि आधार कार्ड को माने, लेकिन आप आधार कार्ड की जो सत्यता है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद ही आधार कार्ड को मान्य प्रमाण पत्र माने, एड्रेस का या उस जिले के निवासी होने का। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जी, मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी इस बार अमित शाह को लेकर के हमलावर क्यों है? उन्होंने एक बयान दिया कि अमित शाह जो है वो कार्यकारी प्रधानमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मीर जाफर बताया। उन्होंने बंगाल के लोगों से कहा कि ये मीर जाफर की तरह आपको धोखा दे सकते हैं। वो इसलिए डरी हुई हैं क्योंकि चुनाव की रणनीति, चुनाव प्रचार और वहां की कानून व्यवस्था को लेकर के भी अमित शाह की ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इस बार। और चूंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं, तो इसलिए अगर आप लोगों को उकसाएंगी, भड़काएंगी, सड़कों पर उतारेंगी, अराजकता पैदा करेंगी, संवैधानिक संकट खड़ा करेंगी, तो सबसे पहले भूमिका अमित शाह की ही शुरू होगी वहां 356 लगाने के लिए। ओंकार सर, मुझे थोड़ा निकलना होगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, 2014 से में मोदी जी के पीएम बनने के बाद से अमित शाह पार्टी अध्यक्ष रहे और फिर गृह मंत्री हैं। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन संबंधी सारे फैसलों में, सारे निर्णयों में, हर रणनीति में अमित शाह जी की बहुत प्रमुख भूमिका रही है। ये तो अब ये सब सर्वविदित है, वेल नोन है, इसमें कुछ नया मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ममता बनर्जी अमित शाह की क्षमताओं से भली भांति परिचित है और उनको ये भी मालूम है कि बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में, बंगाल में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अमित शाह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगठन संबंधी फैसले उन्होंने लिए हैं। मीर जाफर का हवाला दे करके वो बीजेपी को लेकर के और अमित शाह की जो विश्वसनीयता हिंदू वोटर में है उसके प्रति भी वो एक संदेह पैदा करने का एक असफल प्रयास करती दिख रही हैं। क्योंकि जब नेता इतिहास की ओर जाता है और वो भी इतिहास जो राजतंत्र का इतिहास है, तो वो अपनी अंदर की जो उसकी जो इनसिक्योरिटी है, जो असुरक्षा की भावना है, जो आत्मविश्वास की कमी है, वही सामने आती है। ममता बनर्जी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो है कर्रे बयान देंगी और भी बोलेंगी, और जितना ज्यादा वो बोलेंगी उतनी ज्यादा उनकी असुरक्षा की भावना सामने आएगी। और देश भर की रीजनल पार्टियों की कार्यशैली लगभग एक समान है, वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत आगे रहती हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या बिहार में लालू यादव की आरजेडी हो, या दक्षिण भारत में ऐसी पार्टियां हो, सब की सब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और ये केवल और ममता बनर्जी वैसे तो सेकुलर है, लेकिन अब उनको जो है बंगाली मानुस याद आ रहा है, उनको बंगाली भाषा याद आ रही है। तो वो बंगाल की जो रीजनल प्राइड है, जो रीजनल आइडेंटिटी है, जो सब नेशनल आइडेंटिटी को भी अब वो थोड़ा सा
हवा देने का प्रयास कर रही हैं, ये आपने देखा होगा। उन्होंने बांग्ला हिंदी के बीच में भी एक भेद खड़ा करने का प्रयास किया। तो ममता बनर्जी हर हथकंडा अपनाएंगी कि कैसे वो अपने विक्टिम कार्ड को मजबूत कर सके और कैसे वो अपना जो जो उन्होंने मुसलमानों को के ऊपर जो अपना जो भय दिखा करके बीजेपी का जो एक होल्ड बना रखा है, वो कैसे उसको बनाए रखें। और इस बार एक बात का जो जो सबसे बड़ा खतरा है, ये भद्र लोग जो वहां का कहलाता है बंगाल का, इसने 35 साल साथ दिया सीपीएम का, और पिछले 15 साल से ये साथ दे रहा है ममता बनर्जी का। भद्र लोग में एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो बीजेपी को नापसंद करता है। वो अगर सीपीएम से हटेगा तो टीएमसी में आ जाएगा, टीएमसी से हटेगा तो वो सीपीएम चला जाएगा, लेकिन वो बीजेपी नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो जो मार्क्सवाद का जो कीड़ा है उसके अंदर बहुत गहरे घुसा हुआ है। तो अब की बार ममता बनर्जी का आने वाले 2 महीनों में ये साफ हो जाएगा कि भद्र लोग भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने जा रहा है। और ममता बनर्जी का जो हिंसा अपनाने का जो रास्ता जैसा उनके बयानों से लग रहा है, वो हिंसा के रास्ते पे जा सकती हैं, तो उसमें भी बहुत खतरा है। हिंसा एक ऐसा खेल है जिसको आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट और वो अंत में वो कहाँ जाके रुकेगा, इस पे आपका नियंत्रण नहीं होता है। वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख लीजिए, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे देख लीजिए, हिंसा बड़ा खतरनाक खेल है। और रीजनल पार्टी ये खेल खेलती रही है, और ये खेल यूपी में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, अन्य राज्यों में भी हुआ है। तो अगर वो हिंसा का खेल खेलती हैं, तो उनसे उनका भद्रलोक ही केवल दूर नहीं होगा। हिंसा का अगर वो खेल खेलती हैं, तो फिर आर्टिकल 355 भी है संविधान में, और आर्टिकल 356 भी है। वो सीधे सीधे केंद्र सरकार को न्योता दे रही हैं कि केंद्र सरकार बंगाल के मामलों में दखल दे। और चुनाव आयोग का जो संवैधानिक कार्य है, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जो मतदाता सूची का परीक्षण और या पुनरीक्षण का काम जो कर रहा है, उसको अगर राज्य सरकार उसमें बाधा पहुंचाती है, तो ये बहुत ही स्पष्ट केस है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है। राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है। और ये एक आइडियल केस है, ये फिट केस है आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट रूल का। तो ममता बनर्जी को ये भी अच्छी तरह पता होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि अगर एक सीमा से ज्यादा वायलेंस हुई और अगर चुनाव आयोग को अपना काम पूरा करने में बहुत ज्यादा बाधा आई, तो वो फिर सीधा न्योता है आर्टिकल 356 का। और ममता बनर्जी अब निश्चित तौर पर बुरी तरह घिर गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद ममता बनर्जी का काम और कठिन हो गया है कि अब वो चुनाव आयोग से लड़ सकती हैं, वो बीजेपी की केंद्र सरकार से लड़ सकती हैं, वो अमित शाह के ऊपर बेसिर पैर के आधारहीन आरोप लगा सकती हैं, वो नरेंद्र मोदी पे भी आरोप लगा सकती हैं, वो बीजेपी के सांसद का सिर फोड़वा सकती हैं, विधायक का सिर फोड़वा सकती है, जैसा भी सिलीगुड़ी में हुआ। लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी क्या लड़ सकती हैं? तो ये अब ये ममता बनर्जी की चुनौती है। और सबसे लड़ करके अपनी राजनीतिक जमीन को सुरक्षित बनाए रखना और केंद्र सरकार को दखल देने की आर्टिकल 356 के अंतर्गत स्थितियां पैदा ना हो, ये भी बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग है। ये बात ममता बनर्जी को अच्छी तरह मालूम है, और ये उनके बयानों से स्पष्ट भी हो रहा है कि वो इस समय बहुत गहरे द्वंद्व में हैं। कभी अमित शाह के ऊपर आरोप, कभी बीजेपी पे आरोप, कभी नरेंद्र मोदी पे आरोप, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप, कभी एनआरसी का हवाला, कभी कुछ हवाला। तो अब ममता बनर्जी की केवल एक ही चुनौती है कि ये जो आ रहा है एसआईआर, इसको कैसे एंटी बंगाली या एंटी बंगाली प्राइड के रूप में कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, बस यही चुनौती है उनके सामने। और साथ ही साथ सरकार के ऊपर खतरा ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रूल में सरकार अगर वहां चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी इज गॉन, शी इज फिनिश्ड। बिल्कुल, अगर जी पुलिस प्रशासन आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो आपके टीएमसी के जो गुंडे हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।